अच्छा नहीं सुना दिया, मुझे लगता है सुना दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। मुझे बताइए, आपको मेरी आवाज़ और तस्वीर ठीक आ रही है? ओके जी, ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग कर रहे हैं और उसमें लास्ट टाइम हमने जो क्वेश्चंस डिस्कस किए थे वो किन सिचुएशन से रिलेटेड थे? ऐसी सिचुएशन जिसमें नॉर्मल लॉस हो रहा हो एंड वी आर इन द सेकंड डिपार्टमेंट या एनी डिपार्टमेंट अदर देन फर्स्ट। हम पहले डिपार्टमेंट के अलावा किसी और डिपार्टमेंट में अगर हों तो साथ में ना, ख्याल है मैंने सेंड कर दी थी लेक्चर की रिकॉर्डिंग। बाकी बच्चे भी जरा कंफर्म करें, रिकॉर्डिंग आपको मिल गई है या नहीं, पिछले लेक्चर की रिकॉर्डिंग। अच्छा ठीक है, मैं सेंड कर दूंगा जनाब। ये वाली आज वाली सेंड होगी तो साथ में वो वाली भी आ जाएगी। जी, तो हमने नॉर्मल लॉस इन द सेकंड डिपार्टमेंट को डिस्कस किया था और आपको याद है कि नॉर्मल लॉस के केस में हम लोग क्या करते हैं, वी मेक एन एडजस्टमेंट इन पर यूनिट कॉस्ट। पीछे से जो यूनिट्स आ रहे होते हैं प्रीवियस डिपार्टमेंट से, उनकी यूनिट कॉस्ट को हम एडजस्ट कर लिया करते हैं, उसमें थोड़ा सा इजाफा कर लिया करते हैं। मैंने आपको एडजस्टमेंट करना दो तरीकों से सिखाई थी, उम्मीद है कि आपको वो याद होगा। और अगर कुछ भूल गए हैं या कुछ परेशानी है, कुछ कंफ्यूजन है, तो आप जो है वो मेरी रिकॉर्डिंग को देख सकते हैं, मैं रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर कर दूंगा। और राइट, अच्छा जी, फिर हमने एक और चीज डिस्कस की थी कि वो यूनिट्स जो हम कंप्लीट कर चुके हैं बट दे आर स्टिल ऑन हैंड, वो यूनिट्स जो हम कंप्लीट कर चुके हैं और अगले डिपार्टमेंट को अभी तक फॉरवर्ड नहीं किए गए, उनको भी कॉस्ट की असाइनमेंट बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड की होती है। यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड और यूनिट्स कंप्लीटेड बट नॉट ट्रांसफर्ड, दोनों की वैल्यूएशन का मेथड सेम ही है, क्योंकि कंप्लीट तो दोनों ही है ना, सिर्फ फिजिकल लोकेशन का फर्क है कि एक वो यूनिट्स हैं जो कंप्लीट होने के बाद मूव हो गए हैं, फॉरवर्ड कर दिए गए हैं अगले डिपार्टमेंट को, और दूसरे ये हैं जो यूनिट्स अभी कंप्लीट तो कर दिए हैं लेकिन दे आर अवेटिंग ट्रांसफर। आज जो हम करने जा रहे हैं वो एबनॉर्मल लॉस को पहले डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। एबनॉर्मल लॉस के बारे में मैंने जो बताया था मैं दोबारा बता रहा हूं, मैंने पहले भी एक लेक्चर में आपको ये बताया था एबनॉर्मल लॉस कौन सा होता है। ऐसा लॉस जो कि आपकी एक्सपेक्टेशन से अबव होता है, लॉस अबव द एक्सपेक्टेड लॉस इज एबनॉर्मल वन। मेरा मतलब ये है कि अगर आप 100 पीस में से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2 पीस हमारे खराब निकलेंगे, तो ये 2 यूनिट्स कहलाएंगे नॉर्मल लॉस। और अगर एक्चुअल लॉस 3 यूनिट्स का हो जाता है, तो जो इजाफी एक्स्ट्रा 1 यूनिट आपका वेस्ट होगा, उस यूनिट को, उस लॉस को हम कहेंगे एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। नॉर्मल लॉस से ओवर एंड अबव जितना नुकसान आपका होगा, हम उसे एबनॉर्मल लॉस कहा करते हैं। एबनॉर्मल लॉस की डिफरेंट रीजंस हैं। अगर कोई नेचुरल डिजास्टर्स या नेचुरल क्लैमिटीज की वजह से नुकसान हो जाए तो अमूमन वो भी एबनॉर्मल कंसिडर किया जाता है, अर्थक्वेक की वजह से या फ्लड्स की वजह से, या कोई हादसात पेश आ जाए, जैसे आपने देखा हफीज सेंटर में जो वाकया पेश आया आग लगने का। तो लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट, ऐसा कोई नुकसान हो जाए तो हम इसको भी समझते हैं कि ये एबनॉर्मल इंसिडेंट है, एबनॉर्मल लॉस। या केयरलेसनेस की वजह से अगर कोई नुकसान हो जाए, हम उसको भी एबनॉर्मल लॉस काउंट करते हैं। एबनॉर्मल लॉस आमतौर पे मिकदार में, वॉल्यूम में, क्वांटिटी में ज्यादा होता है, परसेंटेज में ज्यादा होता है, इसकी मिकदार ज्यादा होती है। और इंश्योरेंस कंपनीज की आप कवरेज भी करती है, यानी अगर आपने इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज कर रखी है और उसमें कोई फॉल्ट नहीं है, आपको अपने लॉस की तलाफी या कंपनसेशन भी मिल सकती है, ठीक हो गया। तो एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट क्या है?
वलीद, अनकंट्रोलेबल तो वो भी था, क्या नाम है, नॉर्मल लॉस, ठीक है, लेकिन आप किसी हद तक इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। मसलन अगर कोई नेग्लिजेंस की वजह से कोई नुकसान हो रहा है आपका, तो अगर हम कोई ऐसी सेफ्टी मेजर्स लें जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं, जिससे हम लॉस को अवॉइड कर सकते हैं सेफ्टी मेजर्स लेने से, जैसे अब हफीज सेंटर का वाकया पेश आया है, तो अगर प्रॉपर बिजली का इंतजाम हो जिससे कोई शॉर्ट सर्किट ना हो, ठीक है, तो आपका सेफ्टी या सिक्योरिटी का निजाम अगर बेहतर हो जाए, तो फिर ऐसे इंसिडेंट्स होने का जो चांस है या लाइकलीहुड है, इम्कान है, वो कम हो जाता है, राइट। अच्छा जी, तो एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट क्या है कि ऐसे यूनिट्स जो होते हैं वो अपनी कॉस्ट का बोझ खुद उठाते हैं, उनकी वजह से हम बाकी यूनिट्स पर यूनिट कॉस्ट में उनके एडजस्टमेंट नहीं करते। एबनॉर्मल लॉस की वजह से हम बाकी यूनिट्स को डिस्टर्ब नहीं करते, उनकी पर यूनिट कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आती, बल्कि व्हाट वी डू, वी रिकॉर्ड देम सेपरेटली इन द एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। उनके लिए जर्नल एंट्री अलग पास होती है और उनको इनकम स्टेटमेंट के अंदर या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर एक्सपेंस के तौर पर लिखा जाता है सेपरेटली, यानी अपने प्रॉफिट को रिड्यूस कर लिया जाता है। ये एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट है। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट के अंदर इसको कैसे ट्रीट करेंगे, मैं आपको एक बात बताता चलता हूं। आप में से जिन स्टूडेंट्स को वर्क इन प्रोसेस की का ट्रीटमेंट जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट में, WIP वर्क इन प्रोसेस, इसका ट्रीटमेंट जिस स्टूडेंट को करना आता है, आप समझ लीजिए उसको एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट भी आता है। और आप प्लीज ये मत कह दीजिएगा कि आपको वर्क इन प्रोसेस का ट्रीटमेंट नहीं आता। मैं राइट फ्रॉम द फर्स्ट एक्सरसाइज, पहली एक्सरसाइज से लेकर अब तक हमने जितनी की हैं, 14 की हैं, मैंने आपको कुछ होमवर्क भी दिया था, मुझे उम्मीद है वो आपने कर लिए होंगे क्वेश्चंस। तो 14 एक्सरसाइज तक, 14 तक, हर सवाल में वर्क इन प्रोसेस मौजूद था। कोई ऐसा सवाल नहीं हमें मिला जिसमें वर्क इन प्रोसेस मौजूद ना हो। तो वर्क इन प्रोसेस का ट्रीटमेंट अगर आपको आता है, तो फिर इसका मतलब यह है कि आपको एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट भी करना होता है, क्योंकि ये एक ही तरह के, मतलब वर्क इन प्रोसेस का आप क्या क्या करते हैं, आप याद करें। वर्क इन प्रोसेस की डिग्री ऑफ कंप्लीशन दी होती है ना। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में हम वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स को उनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में काउंट करते हैं कि नहीं। यही काम एबनॉर्मल लॉस के साथ होगा। एबनॉर्मल लॉस जिस वक्त पैदा हुआ, जिस वक्त ये अक्कर हुआ एबनॉर्मल लॉस, उस टाइम प्रोडक्ट की परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन या स्टेज ऑफ कंप्लीशन वो क्या थी, वो उसने बताई होगी कि मटेरियल उस पर इतने % लग चुका था, लेबर उस पर इतने % लग चुकी थी, FOH उस पर इतने % लग चुका था, वो परसेंटेज आपको दी होगी, जस्ट लाइक वर्क इन प्रोसेस। तो उनको उनकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई करके आप इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में काउंट करेंगे। नॉर्मल लॉस को तो हम इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में लेते ही नहीं थे, याद करें, ये बहुत बड़ा फर्क है। नॉर्मल लॉस के यूनिट्स को इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के अंदर काउंट ही नहीं करते थे, चाहे पहला डिपार्टमेंट हो चाहे कोई और डिपार्टमेंट हो। लेकिन एबनॉर्मल लॉस, चूंकि इनकी कॉस्ट की एडजस्टमेंट बाकी यूनिट्स में नहीं होनी, लिहाजा इनके लिए वेलकम नबील साहब, वेलकम माई प्लेयर सर। तो इनके लिए ये है कि आप एबनॉर्मल लॉस के लिए जो यूनिट्स हैं उनको उनकी डिग्री ऑफ कंप्लीशन से मल्टीप्लाई करके और इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में काउंट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर जब आप उसमें जाते हैं कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज, वो वाला पार्ट, वो वाला सेक्शन याद करें, कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज, जिसको हम आखिर में मुकम्मल करते हैं। उसमें आप लिखा करते हैं कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री, और उसमें जिस तरीके से मैंने बताई थी वैल्यूएशन करना, हम 3-4 लाइनें लिखते हैं। अगर हम पहले डिपार्टमेंट में हो तो फिर सिर्फ मटेरियल लेबर FOH लिखते हैं, और अगर आप पहले के बाद किसी डिपार्टमेंट में हो तो फिर हम ये भी लिखते हैं कॉस्ट रिसीव्ड फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट। ऐसे 4 लाइनें आती हैं। तो बिल्कुल उसी अंदाज में मैंने कहा है एबनॉर्मल लॉस के लिए भी लिखेंगे। हाँ, उसके लिए टाइटल या हेडिंग अल्फाज कुछ और यूज करेंगे, लेकिन अंदर जो है कैलकुलेशन उसी स्टाइल से होगी। मैं आपको बगैर इंतजार के मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पे लिए चलता हूं। तो क्वेश्चन में आप देखिएगा कि वर्क इन प्रोसेस और एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट क्या एक ही स्टाइल से, एक ही अंदाज से हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है।
तो आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन, वेट कीजिए प्लीज। ये देखिए जी, ये इस वक्त हमारे पास है 715 नंबर एक्सरसाइज है, और ये पहले डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, ये फर्स्ट डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। एबनॉर्मल लॉस दिया गया है पहले डिपार्टमेंट। ऑलराइट, चलें जी देखते हैं। लेफ्ट पे आपके सामने क्वेश्चन है और राइट पर आपके सामने सॉल्यूशन चल रहा है। फर्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ फ्रेंडशिप मैन्युफैक्चरर्स इनकर्स फॉलोइंग कॉस्ट ड्यूरिंग अ मंथ। मटेरियल्स गिवन है 4,80,000, लेबर गिवन है 2,73,600 और ओवरहेड्स 1,7,200। मेरी थोड़ी सी स्पीड आज ज्यादा होगी, ठीक है, काम ज्यादा हम करना चाह रहे हैं, तो आप काइंडली मेरे साथ रहिएगा और मुझे फॉलो करते रहिएगा। जहां पे परेशानी होगी मैं आपको चैट सेक्शन में आपका फीडबैक भी ले लूंगा। ये तीनों वैल्यूज जो रुपीज वाली हैं, आपको पता है ये कहां लिखते हैं, ये हम अगले सेक्शन में लिखते हैं जिसका नाम है कॉस्ट चार्ट टू द डिपार्टमेंट। उसके बाद क्वांटिटी का डेटा दिया हुआ है, यूनिट स्टार्टेड इन प्रोसेस 10,000, ये राइट साइड पे देखें, यूनिट स्टार्टेड लिखे हुए हैं 10,000, डबल लाइन लगा के क्लोज किया हुआ है। उसके बाद यूनिट्स ट्रांसफर टू सेकंड डिपार्टमेंट 8,000, इसमें से कंप्लीट होने के बाद ट्रांसफर हो गए 8,000, रिमेनिंग कितने रह गए 2,000। यूनिट्स इन प्रोसेस एट द एंड ऑफ द मंथ, वर्क इन प्रोसेस में कितने हैं 1,600, और उसकी डिग्री ऑफ कंप्लीशन क्या है नीचे पढ़िएगा, बल्कि पहले वो ये भी बता रहा है कि बाकी के 400 यूनिट्स कहां गए। लिखा हुआ है ड्यू टू डिफेक्टिव मटेरियल्स रिमेनिंग यूनिट्स आर लॉस्ट इन प्रोसेस। प्लीज मेरी बात सुनिए, मैंने आपसे अर्ज किया था कि नॉर्मल लॉस के लिए वो आपको रीजन नहीं बताया करता, ठीक है ना। जब वो आपको वजह नहीं बताता कि लॉस क्यों पैदा हुआ, तो हम ये अज्यूम करते हैं कि इसकी रीजन एक नॉर्मल रीजन होगी, लेकिन यहां पे क्लियर कट उसकी रीजन मेंशन कर रहा है। वो लिख रहा है कि ये जो नुकसान हुआ है 400 यूनिट्स का, ये बिकॉज ऑफ डिफेक्टिव मटेरियल हुआ है। अब आप खुद सोचिए, खुद फैसला कीजिए, डिफेक्टिव मटेरियल क्या हम रूटीन में लगाया करते हैं? नॉट एट ऑल, ठीक है। तो हमें पता नहीं था, मटेरियल खराब था, पीछे से सप्लाई जो उसकी आई थी, और वो हमने मटेरियल लगा दिया प्रोडक्ट के अंदर, और वजह वो उसका नतीजा ये निकला कि प्रोडक्ट जो है वो स्पॉइल हो गई, डैमेज हो गई, ठीक है बात। सो डिफेक्टिव मटेरियल वजह से होने वाला नुकसान एबनॉर्मल कंसीडर किया जाएगा। ये रीजन एबनॉर्मल रीजन है, ये नॉर्मल रीजन नहीं है। सही होगी बात। तो ये तो होगी उसकी पहचान कि सवाल को देखकर कैसे आइडिया होगा कि वेदर इट्स अ नॉर्मल लॉस और एन एबनॉर्मल वन। आगे पढ़िए। ये उसने यूनिट्स लॉस्ट भी लिख दी है, एबनॉर्मल 400, और यूं क्वांटिटी आपकी टोटल 10,000 मुकम्मल हो गई। अब जरा इनकी परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन देख लें, और आप देखिएगा जिस तरह वर्क इन प्रोसेस की बताएगा उसी अंदाज में वो एबनॉर्मल लॉस की भी बताएगा। मेरे साथ रहिए। ये लिखा हुआ है एट द टाइम ऑफ लॉस दीज यूनिट्स आर 100% कंप्लीट एज टू मटीरियल्स। ये लॉस की पहले बता रहा है, कहता है लॉस के टाइम पर मटीरियल सारा लग चुका था, 100% लग चुका था, लेबर 80% लग चुकी थी, और ओवरहेड कॉस्ट 40% लग चुकी थी। तो ये देखिए उसने साथ में मेंशन किया हुआ है यूनिट्स लॉस्ट इन प्रोसेस की नेक्स्ट लाइन के अंदर 100% मटीरियल, 80% लेबर एंड 40% एफओएच। तो ये आपको डिग्री ऑफ कंप्लीशन साथ में मेंशन करनी। आगे लिख रहा है यूनिट्स इन प्रोसेस एट द एंड ऑफ द मंथ आर एस्टिमेटेड एज 75% कंप्लीट एज टू मटीरियल, 50% कंप्लीट एज टू लेबर एंड 25% कंप्लीट एज टू ओवरहेड। तो 75% मटीरियल, आधी लेबर और 1/4 ओवरहेड ये आप खर्च कर चुके हैं यूनिट्स इन प्रोसेस पर। तो इनको भी आपने साथ में मेंशन कर दिया। मुझे बताइए कि क्या क्वांटिटी स्केजुअल ओके है, डन है? मुझे एक दफा ओके कर दें चैट में लिखकर। शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड, ठीक हो गया। मैं आगे चलता हूं जी। चलिए ये देखिए कॉस्ट चार्ट टू द डिपार्टमेंट।
कॉस्ट एडेड बाय द डिपार्टमेंट, उसके अंदर मटेरियल लेबर एफओएच की कॉस्ट आ गई और उसका टोटल कर दिया 924800 और पर यूनिट कॉस्ट आपको बताया हुआ है कि ब्लैंक रहेगी। हम नेक्स्ट सेक्शन को भी ओमिट करेंगे, स्किप करेंगे और उसके बाद कंप्यूटेशंस एक्सप्लेन्ड में चले जाते हैं। ये देखो बच्चे, कंप्यूटेशंस एक्सप्लेन्ड आ गया। इसके अंदर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, एक लाइन समझ गए ना तो मतलब सारा समझ गए। चेक करें जरा, 8000 यूनिट्स तो 100% कंप्लीट हैं विद रिगार्ड्स टू मटेरियल, विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल 8000 यूनिट्स जो हैं वो मुकम्मल है 100%। तो ये ले लिए। 1600 यूनिट्स जो वर्क इन प्रोसेस के थे वो कितने परसेंट कंप्लीट थे मटेरियल वाइज? 75%। तो उनके साथ उनकी परसेंटेज को मल्टीप्लाई कर दिया और बिल्कुल इसी अंदाज से आप देखें लॉस यूनिट्स को भी लिया हुआ, इग्नोर नहीं किया उसने इस दफा नॉर्मल लॉस यूनिट्स को। नॉर्मल लॉस होता हम इग्नोर कर देते, एबनॉर्मल है कंसीडर करेंगे। तो 400 यूनिट्स को 100% से मल्टीप्लाई करके ये यूनिट्स भी इसके अंदर शामिल कर दिए। इन तीनों को आप ऐड कीजिए तो इट कम्स टू 9600 यूनिट्स। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे समझ रहे हैं। फिर लेबर के लिए इक्विवेलेंट प्रोडक्शन भी उसी तरह 8000 यूनिट 1600 जरा 50%, वर्क इन प्रोसेस की परसेंटेज 50% थी और लॉस की परसेंटेज 80 थी। तो 400 इंटू 80%, तीनों को ऐड कर दें 9120। फिर एफओएच के लिए कैलकुलेट कर लें 8560। आई होप you understand how equivalent production has been arrived at. Unit cost, ये जो मटेरियल लेबर और एफओएच की कॉस्ट दी गई थी रुपीज टर्म्स में, इन तीनों को ऊपर रखा और 1 बाय 1 मटेरियल की प्रोडक्शन पर, लेबर की प्रोडक्शन पर और एफओएच की प्रोडक्शन पर डिवाइड कर दिया। आपके पास पर यूनिट कॉस्ट निकल आई 500 फॉर मटेरियल, ठीक है, 30 फॉर लेबर एंड 20 फॉर, ये 500 नहीं है, ये गलती से लिखा हुआ है, ये 50 आता है। ये 4,80,000 डिवाइड बाय 9600 करें ना, ये 50 रुपए आता है। ये मिस्टेक है, यहां पर आप ठीक कर लीजिएगा। यूनिट कॉस्ट में पहली वैल्यू प्रिंटिंग की मिस्टेक है, ये 50 रुपीज निकलते हैं, 500 नहीं निकलते, ठीक है। इस बात को प्लीज नोट कर लीजिएगा। तो 50 रुपए का मटीरियल, 30 रुपए की लेबर, 20 रुपए का एफओएच, कुल मिला के बनता है 100 रुपया। 50 प्लस 30 प्लस 20, ये बनता है 100 रुपीज, राइट। वापस आते हैं, ये देखें कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट के अंदर मटेरियल 50 रुपीज लिखा हुआ है, यहां पे ठीक लिखा हुआ है इसने, लेबर 30 है और 20 एफओएच है, टोटल कॉस्ट आपकी 100 रुपया बन गई। अब हमारे पास आखिरी सेक्शन रह गया, कौन सा? कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज। मुझे नहीं लगता अभी तक आपको यह सवाल मुश्किल लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि मैंने पहले कह दिया कि जिसको वर्क इन प्रोसेस करना आता है ट्रीट, उसको एबनॉर्मल लॉस भी करना आता है ट्रीट। दोनों का ट्रीटमेंट आप देख रहे हैं अभी एक जैसा चल रहा है, आगे भी देखें। अब कॉस्ट ट्रांसफर टू कॉस्ट ट्रांसफर्ड आउट, कॉस्ट ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट। 8000 यूनिट्स हैं, 8000 यूनिट्स थे ना जो आपने आगे फॉरवर्ड किए थे, और एक यूनिट को कॉस्ट आप असाइन कर रहे हैं 100 रुपया, 100 रुपी। 100 इससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाता है 8 लाख रुपए, 800,000 रुपीज, राइट। मैं एबनॉर्मल लॉस को बाद में डिस्कस करूंगा। आप पहले नीचे वाले पार्ट पे आ जाएं जहां लिखा हुआ है वर्क इन प्रोसेस एंड इन्वेंट्री। कैसे निकालते होते हैं आप वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री? मटेरियल की कॉस्ट सेपरेट कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय पर यूनिट मटेरियल कॉस्ट, फिर नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय लेबर की परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय लेबर की पर यूनिट कॉस्ट, इसी तरह एफओएच की। तो 60,000, 24,000, 8,000 निकला, इनका टोटल किया तो कितना बना? 92,000, 92,000, ठीक है। पहली दफा नहीं कर रहे इसलिए मैं थोड़ा जल्दी चल रहा हूं, पहली बार नहीं कर रहे, ये बहुत दफा कर लिया ये काम, अब तो आना चाहिए आपको। अब आप देखें जिस तरीके से आपने ये 3 लाइनों में वर्क इन प्रोसेस की कैलकुलेशन की है ना, उसी अंदाज में यार एबनॉर्मल लॉस को कर दें। आप कहेंगे उसने तो एबनॉर्मल लॉस की सिंगल लाइन लिखी हुई है। नहीं, आप 3 लाइनों में लिख लें। ये देखें उसने ना नीचे वर्किंग कर दी है, ये नीचे अलग सेपरेट वर्किंग कर दी है, और आप नोट करेंगे वर्क इन प्रोसेस की तरह की वर्किंग ही है। नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय पर यूनिट कॉस्ट। तो मटेरियल लेबर एफओएच को भी उसने निकाला है। 20,000 का मटेरियल इस पे आ चुका था जब ये लॉस हुआ, लेबर कॉस्ट इस पे लग चुकी थी 9600, एफओएच खर्च हो चुका था 3200, कुल मिलाकर बन गए 32,800। ये 32,800 जो उसने वर्किंग में निकाला है, इसको फिर वो ऊपर ले आया,
अगर आप वर्किंग सेपरेटली नहीं करना चाहते मत कीजिए, ये तीनों लाइनें उठा के अंदर कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज के पार्ट में ले आइए, जैसे आपने वर्क इन प्रोसेस को लिखा हुआ है उसी अंदाज में 3-4 लाइनों के अंदर एबनॉर्मल लॉस के बारे में भी आप लिखते हैं। लिखेंगे क्या? कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस। तो यूं आपकी टोटल कॉस्ट जो है 924800 ये टू बी अकाउंटेड फॉर के इक्वल हो गई है। सवाल हमारा मुकम्मल हो गया है। आपके फीडबैक का भी इंतजार है। आप मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन में कोई आपको कंफ्यूजन, कोई मुश्किल तो नहीं है? समझ आ गया सारा? गुड, जबरदस्त। चलें, ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच। अब मैं पहले डिपार्टमेंट के बाद दूसरे डिपार्टमेंट का भी एक क्वेश्चन दिखा देता हूं। वैसे मुझे जरूरत तो नहीं थी, लेकिन फिर भी आप क्या कहते हैं, मुझे अब सेकंड डिपार्टमेंट का कोई क्वेश्चन दिखाना चाहिए या आपको होमवर्क में दे देना चाहिए? सेकंड डिपार्टमेंट में बस एक लाइन ही और आएगी, वो जिस तरह वर्क इन प्रोसेस में कॉस्ट रिसीव्ड आती है, इसके अंदर भी कॉस्ट रिसीव्ड आ जाएगी। आप क्या कहते हो, मैं दिखाऊं क्वेश्चन? ओके, चलें मैं शेयर कर देता हूं। ये है जी एबनॉर्मल लॉस इन सेकंड डिपार्टमेंट। ये 16 नंबर एक्सरसाइज है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है ड्यूरिंग मार्च असेंबलिंग डिपार्टमेंट रिसीव्ड 60,000 यूनिट्स फ्रॉम कटिंग डिपार्टमेंट। सोल्यूशन को साथ साथ फटाफट देख लीजिएगा। मैं 5 मिनट से ज्यादा बल्कि 2-3 मिनट से ज्यादा इस क्वेश्चन को नहीं देना चाहता, मैं आगे चलना चाहता हूं। 60,000 यूनिट्स आ गए जी, और एट अ यूनिट कॉस्ट ऑफ 2.5। ये यूनिट कॉस्ट आप लिखते होते हैं कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट के अंदर, कॉस्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट, ये 2.5 रुपए की कॉस्ट यहां पे लिखती। और 60,000 को अगर आप 2.5 से मल्टीप्लाई कर दें, 60,000 यूनिट्स को 2.5 पर यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दें, तो टोटल कॉस्ट जो रिसीव की है पिछले डिपार्टमेंट से वो कितनी होगी? 150,000। मैं दोबारा बता देता हूं, पिछले डिपार्टमेंट ने हमें फॉरवर्ड किए हैं 60,000 यूनिट्स और किस कॉस्ट पे दिए हैं? 2.5 की कॉस्ट। दोनों को कर दें मल्टीप्लाई, तो टोटल कॉस्ट रिसीव्ड कितनी होगी? टोटल कॉस्ट रिसीव्ड होगी 150,000, 1,50,000, ठीक है। इसके बाद लाइन ना लगाइएगा, इसने लाइन लगाई हुई है, आप लाइन मत लगाइएगा। उसके बाद कह रहा है कॉस्ट एडेड इन असेंबली डिपार्टमेंट वर्क। मटेरियल दिया हुआ है, लेबर दी हुई है, ओवरहेड दिया हुआ है रुपीज में, ये आपने ऐसे का ऐसे उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देना टोटल वाले कॉलम। उसके बाद कहता है कि जी देयर वाज नो बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, ठीक है। ऑफ द 60,000 यूनिट्स रिसीव्ड 50,000 यूनिट्स वर ट्रांसफर्ड आउट। 60,000 में से 50,000 यूनिट्स आपने आगे फॉरवर्ड कर दिए, पीछे रह गए 10,000। 9,000 वर इन द प्रोसेस, और उस पर ऑल मटीरियल लग चुका है, 100% मटीरियल, और 2/3 कन्वर्टेड, मतलब 2/3 लेबर और एफओएच। 1,000 यूनिट्स पीछे रह गए, वो कहता है दे आर लॉस्ट। अब वो क्या वजह बता रहा है उसकी? अच्छा, रीजन बता ही नहीं रहा। यहां पे लॉस की रीजन नहीं है। आपके जहन में फौरी आएगा कि अगर रीजन ना हो तो नॉर्मल लॉस कंसीडर होता है ना, बिल्कुल सही है, लेकिन यहां पे तो उसने खुद ही मेंशन कर दिया। आप अगली लाइन तो पढ़ें, लिखा हुआ है एट द टाइम ऑफ लॉस दे आर 1/2 कंप्लीट एज टू मटीरियल एंड कन्वर्जन कॉस्ट। यानी वो 50% कंप्लीट थे विद रिगार्ड्स टू मटीरियल एंड लेबर एंड एफर्ट्स। और ये लिखा हुआ है एंटायर लॉस इज कंसिडर्ड एबनॉर्मल एंड इज टू बी चार्ज टू एफओएच। एबनॉर्मल लॉस किसको चार्ज होता है? फैक्ट्री ओवरहेड्स को, ठीक है। तो आप यहां पे खाली कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस के अल्फाज लिख लें कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज के अंदर, या उसको लिखते चार्ज टू। ये देखें, थोड़ा सा नीचे आइए, कॉस्ट अकाउंटेड फॉर के अंदर आए, इसमें लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस चार्ज टू एफओएच। अगर आप ये अल्फाज नहीं भी लिखेंगे तो अंडरस्टूड है कि ये चार्ज टू एफओएच। लिख देंगे तो जरा चलें, अच्छी बात हो जाएगी। और फिर वर्क इन प्रोसेस की एंडिंग इन्वेंट्री में देखें, कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट आ रही है, फिर मटीरियल लेबर एफओएच आ रहा है, 4 लाइनें इसके अंदर आ रही हैं। यही काम आपने किसमें करना है?
एबनॉर्मल लॉस में। ये देखें, मैं नेक्स्ट पेज दिखा रहा हूँ आपको सोल्यूशन का। एबनॉर्मल लॉस में भी कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट पहले लिखेंगे, फिर मटेरियल लिखेंगे, फिर लेबर आएगी, एफओएच आएगी। तो हु बहू वैसे ही काम हो रहा है जैसे वर्क इन प्रोसेस के साथ हो रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। बताइए मुझे। गुड, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं पता क्या करने लगा हूं, मैं 5 मिनट के अंदर अंदर ना, सिर्फ 5 मिनट के अंदर बाकी जो एबनॉर्मल लॉस के क्वेश्चन है ना, उनकी वो स्टेटमेंट पढ़ने लगा हूं जिसमें लॉस का जिक्र आ रहा है, ताकि आपको रीजन पता लग जाए या पहचान पता लग जाए कि हाउ टू आइडेंटिफाई, हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये क्वेश्चन जो है वो नॉर्मल लॉस से रिलेटेड है या एबनॉर्मल लॉस से रिलेटेड है। ठीक है, तो मैं जस्ट 5 मिनट्स में 3-4 सवाल जितने भी ये पढ़े हुए हैं ना एबनॉर्मल लॉस के, ये मैं आपके साथ सिर्फ एक स्टेटमेंट पढ़ने लगा हूं। सारा नहीं पढ़ूंगा, सारा नहीं पढ़ूंगा। ये 17 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आप अगर आ जाएं एंड पर, आखिरी 2 लाइनों पर, तो लिखा हुआ है ड्यूरिंग द मंथ ड्यू टू फ्रीक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी शट डाउन 120 यूनिट्स वर लॉस्ट। एट द टाइम ऑफ लॉस दीज यूनिट्स वर ऑन द एवरेज 1/2 कन्वर्टेड। ठीक है, और इसमें एक और लाइन लिखी हुई है ऊपर, ऑल मटेरियल्स आर पुट इनटू प्रोसेस इन द बिगिनिंग ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस। ये बात मैंने बताई थी, याद करें। अगर मटेरियल लिखा हो कि मटेरियल्स आर एडेड एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस, तो हम इसको 100% एज्यूम करते हैं। ठीक है, सारे का सारा मटेरियल शुरू में ही लगा दिया गया प्रोसेस के, तो 100% मटेरियल होगा और कन्वर्जन कॉस्ट 50% होगी। और चूंकि यहाँ पे बिजली के शटडाउन की बात की गई है, इलेक्ट्रिसिटी शटडाउन, फ्रीक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी शटडाउन, ये अब रूटीन का मामला नहीं है। ये किसी किसी दिन ऐसा हो रहा है कि हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की बहुत फ्लक्चुएशन है, जिसकी वजह से हमारे 120 यूनिट खराब हो गए, तो ये एबनॉर्मल लॉस शुमार किया जाएगा। ऑलराइट, 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर में आप थर्ड लाइन पर आइए प्लीज, तीसरी लाइन पर। यहां लिखा हुआ है इन द डिपार्टमेंट देयर वाज एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 1000 यूनिट्स व्हेन 50% कन्वर्टेड। ये लें, इसमें तो उसने खुद ही बता दिया है कि जनाब ये कौन सा लॉस है, एबनॉर्मल। अब हमें सोचने की जरूरत नहीं है। राइट, 19 नंबर, 19 नंबर के अंदर अगर आप आखिरी 3 लाइनों में आ जाएं, आखिरी 3 लाइनें, ड्यूरिंग द मंथ इन द डिपार्टमेंट देयर वाज एन एक्सीडेंटल लॉस। अब हादसाती जो नुकसान होता है, हादसात रूटीन में नहीं होते, तो एक्सीडेंटल लॉस के लफ्ज से हमें पहचान हो रही है कि दिस इज एबनॉर्मल। ठीक है जी, मैं क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने पढ़ने लगा हूं। ये मैं सारा पढ़ूंगा। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस का ये आखिरी क्वेश्चन है 20 नंबर, तो मैं आपके साथ ये सारा पढ़ूंगा। आपके कोई अभी एग्जाम्स की डेट पता चल रही है मिड टर्म की? मुझे जरा कंफर्म तो करें, कोई अभी खैर खबर है उसकी? अभी नहीं, ताकि मैं उसके हिसाब से जरा स्पीड बना लेता हूं ना, मैं इसलिए पूछ रहा हूं। चलें ठीक है, ओके। ये मैं 20 नंबर प्रॉब्लम पूरी डिस्कस करने लगा हूं आपके साथ। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, मुश्किल नहीं है, ज्यादा आसान है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए करवाने लगा। ले जी, द फॉलोइंग इज अ समरी ऑफ कॉस्ट फॉर नवंबर। मटेरियल कॉस्ट गिवन है, लेबर कॉस्ट गिवन है, अप्लाइड एफओएच कॉस्ट गिवन है। कॉस्ट जो है वो कॉस्ट वाले सेक्शन में आप ले जाएंगे। Reports from the production department showed that 600 units were received from the previous department at a total cost of 96,000. 600 यूनिट आपने रिसीव किए हैं और 96,000 की टोटल कॉस्ट आई है, तो 600 यूनिट्स आप यहां ऊपर लिखेंगे टॉप पे, 96,000 की कॉस्ट यहां लिखेंगे कॉस्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट में, और डिवाइड करके पर यूनिट कॉस्ट खुद कंप्यूट करेंगे। ये बन रही है 160। 96,000 को 600 यूनिट्स पे डिवाइड करेंगे
पर यूनिट कॉस्ट आपको मिल जाएगी 160 रुपीज। उसके बाद वो कह रहा है कि इन दिस डिपार्टमेंट 10 यूनिट्स वर स्पॉइल्ड बिकॉज ऑफ डिफेक्टिव मटेरियल्स। देखा, एक दफा फिर लिख दिया उसने डिफेक्टिव मटेरियल वाली बात। तो डिफेक्टिव मटेरियल की वजह से अभी हमने कहा था कि लॉस कौन सा होता है, एबनॉर्मल होता है। तो 10 यूनिट एबनॉर्मल लॉस में चले गए, और बाकी लिखा हुआ है गुड 590 वर ट्रांसफर टू फिनिश गुड स्टोर। आप कहेंगे इस सवाल में नई बात अभी तक क्या आई है? एक नई बात आई है, इसमें वर्क इन प्रोसेस नहीं है ना। हमारा काम बढ़ नहीं गया, हमारा काम तो बहुत आसान हो गया। वर्क इन प्रोसेस की वजह से पता है आपको काफी लाइनें आ जाती हैं हमारे सवाल के अंदर। तो ये तो हमारा क्वेश्चन शॉर्ट हो गया। वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री है ही नहीं। ठीक है, 10 यूनिट्स आपके लॉस्ट में चले गए, बाकी 590 आपके गुड आउटपुट है, वो आपकी नेक्स्ट डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड होगी। तो 590 ये लिख दिया, 10 आपने ये लिख दिए, टोटल 600 पूरे हो गए। अब एक और चीज है, ये जो 10 यूनिट हैं जो आपके लॉस्ट हुए हैं, इस क्वेश्चन में दूसरी बात यह है कि उसकी डिग्री ऑफ कंप्लीशन नहीं मेंशन की गई। यानी ये नहीं लिखा हुआ कि उस पर जब ये लॉस हुआ तो उस पर मटीरियल, लेबर, एफओएच कितना लग चुका था। पिछले सारे सवालों में मैंने 5 सवाल दिखाए हैं, उन सब में उसने मटीरियल, लेबर, एफओएच की परसेंटेज दी हुई थी, या नहीं बताई? तो नीचे एक हिंट दिया हुआ, उसको तो पढ़े। ऐसे इशारे, ऐसे हिंट्स पेपर में नहीं मिलने हैं, ये आप ज़हन में रखें। ये सिर्फ यहां पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, पढ़ें। लॉस ऑफ यूनिट्स ड्यू टू डिफेक्टिव मटेरियल्स इज एबनॉर्मल लॉस, बट डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ लॉस्ट यूनिट्स इज नॉट गिवन। डिग्री ऑफ कंप्लीशन इज नॉट गिवन। इन सच अ केस द स्टूडेंट्स एज्यूम इट। पहले तो वो कह रहा है कि अगर डिग्री ऑफ कंप्लीशन नहीं बताई तो स्टूडेंट्स खुद ही से कुछ ना कुछ एज्यूम कर लें, लेकिन अगर आप एज्यूम करने लग पड़े तो आपने पता नहीं क्या क्या एजम्पशंस ले लेनी है। ठीक है ना, तो मैं हाथ पे छोड़ भी नहीं सकता ये बात। आगे उसने क्या लिखा हुआ है, वो कहता है नीचे जो हम आपको सोल्यूशन दे रहे हैं ना, आंसर दे रहे हैं, आंसर्स, वो क्या एज्यूम करके दे रहे हैं। कहता है चेक फिगर्स गिवन बिलो आर फॉर अ सोल्यूशन दैट इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन दैट द लॉस्ट यूनिट्स वर 100% कंप्लीट। वो ये एज्यूम करके सोल्यूशन कर रहा है कि यूनिट्स 100% कंप्लीट थे। ऐसी एम्बिगुइटी मैं पेपर में आपको नहीं देने लगा, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। ठीक है, ताकि ये ना हो कि आप कंफ्यूज हो जाएं और आप पता नहीं क्या क्या एजम्पशन लेते रहें। लेकिन फिलहाल आपके नॉलेज में होना चाहिए कि इस वक्त जब उसने कुछ बताया नहीं है तो एज्यूम क्या किया गया है कि लॉस उस वक्त डिस्कवर हुआ जब सारी कॉस्ट लग चुकी थी। मतलब abnormal loss was discovered at the end of the process after completing the process। जब 100% आपने कॉस्ट लगा दी थी तब वो डिस्कवर हुआ कि ये आपका नुकसान हो गया। अब आप इनको जो कॉस्ट असाइन करेंगे 10 यूनिट्स को, ये हसन नासिर साहब आपकी क्लास के हैं, मुझे बताएं, ये किसी और आईडी से इन्होंने रिक्वेस्ट भेजी है? हसन नासिर, चलें ठीक है। अच्छा, क्या मैं बता रहा था यार, मैं ये कह रहा था कि इन यूनिट्स को उतनी ही पर यूनिट कॉस्ट असाइन होगी जो गुड आउटपुट को होगी। आइए देख लेते हैं सॉल्यूशंस। ये आपकी पर यूनिट कॉस्ट निकल रही है टोटल 299.69। ठीक है, कैलकुलेशन खुद ही करते रहिएगा बाद में, मैं आपको टोटल दिखा रहा हूं 299.69। ये पर यूनिट कॉस्ट टोटल निकल रही है। अब आप नीचे आए तो देखें जो उसने फिनिश गुड्स को कॉस्ट लगाई है, अप्लाई की है, वो कितनी है, 299.69। और जो एबनॉर्मल लॉस पे लगाई है वो कितनी है, वो भी उतनी है, वो भी उतनी है। क्यों उतनी है? क्योंकि हमने अज्यूम कर लिया है कि ये यूनिट्स भी फिनिश गुड्स की तरह मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन ये गुड यूनिट्स नहीं है, ये लॉस्ट यूनिट्स। तो कॉस्ट वाइज तो दोनों बराबर होंगे ना, जितनी कॉस्ट उन्होंने ली पर यूनिट उतनी कॉस्ट पर यूनिट इन्होंने भी ली है। टोटल आपके पास आ गया 179,814। अगर आप इक्विवेलेंट प्रोडक्शन देख लें तो 590 प्लस 10 इंटू 100%, पूरा 600 का 600 ही आपके पास इक्विवेलेंट प्रोडक्शन निकले। आप पर यूनिट कॉस्ट देखें कैसे निकाली है, 3267 डिवाइड बाई 600, 54292 डिवाइड बाई 600, 26255 डिवाइड बाई 600। तो ये पर यूनिट कॉस्ट निकला। जी भाई, क्या कहेंगे, ये क्वेश्चन समझ आ गया? बताइए।
चलें ठीक हो गया। अभी थके तो नहीं, मुझे बता दें, आगे चलूं? समझ आ रहा है अभी आगे चलूं मैं? चलें, गुड, शाबाश, वेरी गुड। अगली चीज जो अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, ताकि अब इस तरह ना करें, अभी अभी तो शुरू किया काम अभी मैंने, ठीक है? अभी थोड़ा सा और कर लेते हैं, थोड़ा सा और कर लेते हैं, ताकि अगली क्लास में ना ये हमारा टॉपिक खत्म हो जाए। या देख लें, अगर अभी थक गए हैं तो फिर कल मुझे आधा पौना घंटा दे दें, क्या कहते हैं? कल लगा लें इतना ही टाइम, 45 मिनट्स, या अभी करना है? नहीं, आप बताएं मुझे। कल अगर मैं 8 बजे स्टार्ट करूंगा तो इसी तरह 8:45 पे छोड़ूंगा। यार आपको आधे लोग कह रहे हैं कल कर लें, आधे कह रहे हैं अभी करवा दें। चलें कल कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है जी, ओके। अब ये है कि आपकी अटेंडेंस, ठीक है? तो रोल नंबर 1 to 20, रोल नंबर 1 to 20, या 20 तक एक्सरसाइजेस पूरी कर लेनी है, 20 तक। 1 to 20 मैंने कहा था। अच्छा जी, उसके बाद 21 to 40, रोल नंबर 21 to 40। 41 to 60, 41 to 60, 61 to 80, कोई बात नहीं नबील साहब, मुझे पता चल गया। 61 to 80, 81 to 100, 81 to 100, 101 to 120, 121 to 140। अब अगर कोई रह गया तो वो भी लिखते। चलें ठीक है जी, सी यू टुमारो इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच।